छुपाना चाहता हूँ तुम्हें अपनी आगोश में इस कदर की, हवा भी गुजरने की इजाजत मांगे। हो जाऊं मैं तुम्हारे इश्क में मदहोश इस कदर की, हो जाऊं तुम्हारे इश्क में मदहोश इस कदर की, होश भी होश में आने की इजाजत मांगी। दोस्तों, साथियों, हम लोगों ने दक्षिण भारत की राजनीतिक इतिहास में पार्ट 3 में भाग 3 में ध्रुव, जो राष्ट्रकूट वंश का एक शक्तिशाली शासक था, वहां तक अध्ययन कर चुके थे। तो इसके बाद हम उसके पुत्र, ध्रुव के पुत्र गोविंद तृतीय के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो पहले बता दें कि यह जो गोविंद तृतीय था, यह ध्रुव या धारावर्ष का तीसरा बेटा था, तीसरा पुत्र था। यानी कहने का मतलब हमारा यह है कि ध्रुव के 4 बेटे थे, जिसमें से पहले का नाम था कर्क, दूसरे का नाम था स्तंभ, तीसरे का नाम था गोविंद और चौथे का नाम था इंद्र। गोविंद मतलब कि यह गोविंद तृतीय, ध्रुव के भाई गोविंद तृतीय, दूसरा नहीं, गोविंद तृतीय। और ध्रुव के भाई का क्या नाम था? गोविंद दूसरा। तो यह जो कर्क है, यह अपने पिता के शासन काल में, यानी ध्रुव के जब शासन कर रहा था उसी समय इसका देहांत हो गया था। और स्तंभ जो था, यह उस समय उस समय गंग वंश का राज्यपाल था स्तंभ। और गोविंद तृतीय अपने पिता के बाद राष्ट्रकूट वंश की गद्दी संभाला। और इंद्र जो था, यह मालवा तथा राजपुताना के क्षेत्र पर शासन कर रहा था। तो जब गोविंद तृतीय अपने राज सिंहासन पर 793 ईस्वी में बैठा और 814 ईस्वी तक शासन किया, यानी लगभग कहने का मतलब यह हो सकता है कि यह 21 वर्षों तक राष्ट्रकूट वंश पर शासन किया। तो जब गोविंद तृतीय अपने राज सिंहासन में बैठा, तो राज सिंहासन पर साम्राज्य की गद्दी पर बैठने के 1 वर्ष बाद ही उसके भाई स्तंभ ने अपने भाई गोविंद तृतीय के विरुद्ध एक 12 शासकों की सेना संगठन का एक संघ बनाया, इसके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए। इसको यानी काम नहीं हुआ कि हम तो इससे बड़े हैं, क्यों हमारे पहले यह राष्ट्रकूट वंश का शासक बन गया, हमें बनना चाहिए था, इससे पहले यह क्यों बन गया। यानी इसके विरुद्ध यह क्रोधित था बहुत कि हमारी गद्दी इसने क्यों हासिल कर ली। तो इसके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए, इसे जीतने के लिए, इस राजगद्दी को स्तंभ ने 12 राजाओं शासकों का एक संघ तैयार किया, जिसमें पल्लव राज के दंतिवर्मा, नागलवाड़ी के चारुपोन्नेर और वनवासी के कचनीर तथा धारवाड़ राजा मारा सर्व भी इसमें प्रमुख रूप से शामिल थे। तो जब यह स्तंभ इसके विरुद्ध आक्रमण करने का एक संघ तैयार किया, तो यह बात गोविंद तृतीय को पता चल गया। और गोविंद तृतीय इस मामला को सुलझाने के लिए, जो अपने पिता के द्वारा बंदी बनाए गए गंग वंश के शासक शिवमार द्वितीय को कारागार से आजाद इस उद्देश्य पर किया कि यह हमारा शासक गोविंद तृतीय शिवमार द्वितीय को इस शर्त पर उसको कारागार से स्वतंत्र किया कि इस युद्ध में यह हमारा साथ देगा और स्तंभ से जाकर सुलह कराएगा कि यह आक्रमण न करे। लेकिन शिवमार द्वितीय स्तंभ के पास जाने पर ऐसा नहीं किया और यह शिवमार द्वितीय जाकर स्तंभ के साथ मिल गया। तो गोविंद तृतीय को इसका बहुत आघात पहुंचा कि मैंने भेजा उसको अपने ओर से
युद्ध सुलझा कराने के लिए कि आक्रमण न हो, लेकिन वह जाकर उससे मिल गया। तो अब गोविंद तृतीय के बाद एक भी ऑप्शन नहीं बचा कि वह अस्तंभ से युद्ध न करे। लेकिन फिर बाद में अस्तंभ से गोविंद तृतीय को युद्ध करना पड़ा। तो गोविंद तृतीय और अस्तंभ के बीच जब युद्ध छिड़ा तो उस युद्ध में अस्तंभ की पराजय हो गई। अस्तंभ की जब पराजय हुई तो गोविंद तृतीय इसे मारा नहीं। इसकी उदारता ये देखिए कि फिर से अस्तंभ को गंगवंश का शासक बना दिया और शिवकुमार द्वितीय को पराजित करके उसे फिर से कारावास में डाल दिया। और इसके बाद इसने जो गोविंद अस्तंभ का जो शासक 12 शासक थे जो अस्तंभ का साथ दिए थे उनको भी पराजित किया, जिसमें पल्लव राज दंती वर्मा इसको भी पराजित किया, नागवाड़ी के शासक चारुपुन्नेर को पराजित किया, वनवासी के शासक कश्मीर को पराजित किया और धारवाड़ के शासक महाराष्ट्र को। इसी तरह से और 8 राजाओं को गोविंद तृतीय ने पराजित किया। तो जो पल्लव है या कांची में शासन कर रहे थे, जो कांचीपुरम कर्नाटक में स्थित है, वह नागलवाड़ी जो है यह आंध्र के क्षेत्र में शासन कर रहे थे। तो अपनी स्थिति जब गोविंद तृतीय ने दक्षिण भारत में सुदृढ़ मजबूत कर ली तो इसके बाद उसने उत्तर भारत के राजनीतिक हस्तक्षेप में अपने पिता ध्रुव के ही तरह हस्तक्षेप करने का कोशिश किया, प्रयत्न किया। तो इसके बाद क्या हुआ, जब उत्तर भारत में गोविंद तृतीय ने हस्तक्षेप किया तो उस समय प्रतिहार नरेश, गुजरात के प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय तथा बंगाल के पाल शासक धर्मपाल में युद्ध चल रहा था, क्योंकि ये दोनों राजा नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश के जिला क्षेत्र कन्नौज को अपने अधीन करना चाहते थे। उस समय वहां का शासक इंद्रायुध था। तो नागभट्ट द्वितीय ने जब पाल वंश के शासक धर्मपाल पर आक्रमण किया तो धर्मपाल पराजित हो गया और नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जब स्थापित कर लिया तो कुछ विद्वान यह बताते हैं कि जब धर्मपाल पराजित हो गया तो यह नागभट्ट द्वितीय से बदला लेने के लिए गोविंद तृतीय से सहायता मांगी और नागभट्ट द्वितीय उसी समय उत्तर भारत के इतिहास में, यानी उत्तर भारत के आक्रमण के क्षेत्र जो कन्नौज वाला था, उसी समय हस्तक्षेप किया, यानी उसी समय यह अपना प्रभाव जमाने के लिए आया। तो नागभट्ट द्वितीय ने आते हुए भोपाल झांसी के मार्ग से होते हुए यह उत्तर भारत में आया। तो बुंदेलखंड, जो झांसी का बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहां पर गोविंद तृतीय और प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय दूसरे के बीच जब युद्ध हुआ दोस्तों, तो इसका परिणाम यह निकला कि नागभट्ट द्वितीय बुरी तरह से पराजित हो गया। नागभट्ट उस तरह से पराजित हुआ, किस तरह से पराजित हुआ यह संजय तथा राधनपुर अभिलेख बताते हैं, जो राधनपुर अभिलेख कर्नाटक का है। यह बताते हैं कि जिस प्रकार से शरद ऋतु बसंत ऋतु के आने से आकाश में जो बादल छाए रहते हैं वह छोड़कर हट जाते हैं, आकाश पूरा साफ उस समय हो जाता है। उसी प्रकार नागभट्ट द्वितीय गोविंद तृतीय के आक्रमण करने के बाद गायब होगा, पता नहीं जिस तरह से बादल गायब हो गया था बसंत ऋतु के आने पर, शरद ऋतु के आने पर, और वह इतना भयाक्रांत हो गया कि सपने में भी उसे इस युद्ध का अपना असर छोड़ जाता था। तो इसके बाद धर्मपाल ने भी गोविंद तृतीय के बाद धर्मपाल ने भी गोविंद तृतीय के समक्ष अपना
अपना आत्म त्याग कर दिया, यानी वो भी अपना हथियार गोविंद तृतीय के सामने डाल दिया। तो अपनी स्थिति उत्तर भारत में गोविंद तृतीय मजबूत किया। इसका उद्देश्य उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार या धन लूटना नहीं था, यह केवल अपना उत्तर भारत में ये स्वराना चाहता था कि हमको भी सब लोग उत्तर भारत के इतिहास में जाने कि हम गोविंद तृतीय कोई था। तो जब वहां से गोविंद तृतीय लौटना शुरू किया, यानी अपने देश दक्षिण भारत की ओर, अपने राज्य दक्षिण भारत की ओर लौटा, तो इसकी दक्षिण भारत में वहां पर अनुपस्थिति, यानी कर्नाटक में राष्ट्रकूट वंश जो था, या कर्नाटक का वंश है, तो इसकी अनुपस्थिति में गोविंद तृतीय की अनुपस्थिति वहां पर नहीं होने की वजह से द्रविड़ के शासक ने गोविंद के विरुद्ध एक संघ तैयार किया, एक सेना तैयार किया, जिसमें से मुख्य रूप से पल्लव शासक, पांड्य शासक के राजा, पल्लव शासक के राजा, चोल शासक के राजा, केरल शासक के राजा तथा पश्चिमी गंग के राजा मुख्य रूप से इस संघ में शामिल थे। तो गोविंद तृतीय ने जितने भी राजा और द्रविड़ शासक सम्मिलित थे, उन सभी को तुंगभद्रा नदी के क्षेत्र, यानी नदी के तट पर इन सबको एक साथ पराजित किया और इन्हें बंदी बना लिया। जब इन्हें बंदी बना लिया तो इसकी शक्ति से भयभीत होकर लंका के राजा ने भी इसकी अधीनता स्वीकार कर ली, यानी इसके समक्ष अपने हथियार को डाल दिया। लगा उचित इनसे नहीं समझा। लंका मतलब वही श्रीलंका जो लड़का रहता है भारत के नीचे, उसी लंका को श्रीलंका है। यह भी गोविंद तृतीय के आगे अपना हथियार सब डाल के झुक गया, लेकिन इसको इसके अधीन गोविंद तृतीय ने इसको अधीन अपने नहीं किया, इसको राज्य जाने दिया, इसको लंका द्वितीय के। फिर इसके बाद बेंगी के चालुक्य राज्य पर, बेंगी जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था, वहां पर बेंगी के चालुक्य राज्य करते थे। उसका एक शासक विजयादित्य है, उसके भी क्षेत्र में यह गोविंद तृतीय ने अपना हस्तक्षेप किया और उसे भी पराजित किया। पराजित करने के बाद विजयादित्य के भाई भीम को बेंगी के चालुक्य का शासक बनाया, क्योंकि किसी युद्ध में भीम ने गोविंद तृतीय का साथ दिया था, तो इसलिए इसको बेंगी के चालुक्य वंश का शासक भीम को बनाया। यहाँ तक तो इसका युद्ध था, कैसे कितना युद्ध किया, क्या किया। और यह गोविंद तृतीय जो था ध्रुव का बेटा तीसरा था। तो अब देख लेते हैं कि जब इतना ही बड़ा क्षेत्र युद्ध किया है, इतना जो सामना सब लोगों का किया, इतना अपने जान जोखिम में डालकर अनेकों युद्ध किए, तो किन किन क्षेत्रों को अपने अधीन किया, उस क्षेत्र को हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका साम्राज्य विस्तार कितना था, कहाँ तक, क्या क्षेत्रफल बढ़ा हुआ था इस राज्य का, राष्ट्रकूट वंश का, कहाँ तक। यानी कुछ लेखों में यह बताया जाता है कि गोविंद तृतीय के आने से ही राष्ट्रकूट वंश अजेय हो गया। भारत के इतिहास में राष्ट्रकूट वंश के आने से, गोविंद तृतीय के आने से राष्ट्रकूट वंश अजेय हो गया। तो इसका जो साम्राज्य विस्तार था, उत्तर में ऊपर का भाग जो होता है उत्तर, और नीचे का दक्षिण, इधर का पश्चिम, इधर का पूरब। तो साम्राज्य विस्तार में इसका कहने का मतलब ये है कि उत्तर में गोविंद तृतीय का साम्राज्य का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्र हिमालय से लेकर उत्तर में कन्याकुमारी तक, तथा पश्चिम में अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था, यानी बहुत बड़े भूभाग का यह स्वामी बन बैठा था। हाँ, तो दोस्तों, आज का टॉपिक यानी जो गोविंद तृतीय है, आज यहीं पर हम इसके साम्राज्य को समाप्त करते हुए अपनी वाणी को यथोचित समय पर विराम देते हैं, और अगले कार्यक्रम में इसके पुत्र अमोघ वर्ष के साथ
प्रकट होंगे यहाँ पर। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।